त्यांशी आम्ही असं बोलून येणार असा येतो असं सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे. फक्त अडचण एकच आहे की आषाढी असल्यामुळे मुंबईतलेच फक्त हरिभक्त येतील अशी परिस्थिती आहे. इतर राजकीय पक्षांना कुणाला निमंत्रण आहे का? नाही, आम्ही राजकीय केलेलंच नाही आहे. हे एक असं सगळ्यांनी पॉलिटिकल ज्याला म्हणता येईल आणि भारताची भूमिका ही सर्व धर्मियांची भूमिका जी गेली पाहिजे त्या दृष्टीने आम्ही असं पाहतो. परंतु ह्या सभेमध्ये काही राजकीय भाष्य वगैरे केलं जाणार का? कारण की ज्या पद्धतीने देशभरात ध्रुवीकरणाचं वातावरण आहे आणि तेच ध्रुवीकरणाचं वातावरण निवडणुकांमध्ये म्हणजे पॅलेस्टाईन आपल्या फॉरेन पॉलिसी हे आपल्या इलेक्शनचा कधी भाग नसतो. त्याच्यामुळे तिथं राजकीय भाषणाचा काही संबंध नाही. सर, आपलं पोलिसांशी बोलणं झालं होतं, त्यांची काय भूमिका होती, त्यांनी काय म्हणणं मांडलं? त्यांनी असं एवढंच म्हटलं होतं की सरकारशी बोलून घ्या. आम्ही सरकारशी बोलून घेतलं आणि त्यांना आदेश आले असतील असं आम्ही गृहीत धरतो. अजून परवानगी मिळालेली नाही लिगली मिळून जाते, त्याला काही फार हे नाही. पोलीस कधी 48 तासाच्या अगोदर कधी पोलीस काहीच कागद देत नाही हातावर. सर एकदा हिंदीमध्ये हां झालं. इजरायल की घटना के बाद इजरायल और पैलेस्टीन जो है हाफ वॉर की परिस्थिति वहां पर बन चुकी है. अगर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने इस पे दखल नहीं दिया तो हो सकता है कि इसका दायरा भी बढ़ सकता है. ये दायरा ना बढ़े इसके लिए 8 दिसंबर को सभी धर्मों के प्रमुखों को लेके एक शांति सभा जो है आज़ाद मैदान में हम लोगों ने आयोजित की है, ताकि एक मैसेज जाए कि इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर जो झगड़ा है उसमें केंद्र सरकार अपनी भूमिका तो निभा रही है, लेकिन जिस तरह से G20 हो, ब्रिक हो, इसमें भारत की छवि बढ़ी हुई है, उसी को ही इस्तेमाल करते हुए, उसी को ही नज़र में रखते हुए इजराइल और पैलेस्टाइन के जनता जो है उसमें वो पीस की अदा करे, सीज़ फायर हो. जो पानी, बिजली और दवाइयों की जो कठिनाइयाँ पैलेस्टीन लोगों को हो रही है उसमें वो दखलंदाज देके ये कठिनाइयाँ दूर हो, ऐसा हम लोग का एक प्रयास है. और सरकार के आग्रह करेंगे कि और जोर से वो करे इन चीज़ों को. हम लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं भी घटना होती है, इंसिडेंट होता है, भारत में उसका असर होना सोशली और इकोनॉमिकली दोनों भी होना शुरुआत होता है. इकोनॉमिकली तो काफी बड़ा असर होगा है, इसलिए ये वॉर जैसे यूक्रेन रशिया का असर को दिखाई दे रहा है, ये अगर और हाथ से बाहर निकल गया तो और एक होगा. भारत की अपनी एक छवि बनी हुई दुनिया में, उसी छवि को देखते हुए मैं कहूँगा कि एक पीस अदा करने का एक मौका मिला है. उस मौके को जो और बड़ा करे, इसकी माध्यम से ही हम लोग जो है वो 8 दिसंबर को आज़ाद मैदान में एक जनसभा की, जिसको सर्वधर्मीय जनसभा, पीस जनसभा हम कह रहे हैं उसको.
तो इसमें कौन कौन से धर्म के लोग शामिल होंगे? तो इसमें सिख समाज के होंगे, जैन समाज के होंगे, वारकरी संप्रदाय के होंगे, क्रिश्चियन समुदाय के होंगे, हिंदू समुदाय के होंगे। पुलिस की अनुमति क्या मिल पाएगी? हम लोग ने मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी दोनों से बातचीत हुई है। दोनों ने जिस तरह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ऑल रिलीजियस पीस जनसभा कर रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने आश्वासित किया है की आपको परमिशन मिल जाएगी। सर, एकीकडे तुम्ही आंतरराष्ट्रीय मुद्द्याला हात घालत आहात पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलच्या युद्धाच्या संदर्भात, परंतु महाराष्ट्रात राज्यात देखील दोन जातींमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण होते राज्यकर्त्यांच्या भाषणांमुळे। मराठा विरुद्ध ओबीसी असा दोन्ही समाज एकमेकांच्या समोर येऊन ठाकलेला आहे। 9 तारखेला पुन्हा एकदा छगन भुजबळ इंदापूरमध्ये सभा घेत आहेत। मी हे भांडण कागदावरचं बघतोय, लोकांमधलं अजून भांडण नाही। चलो, थँक्यू। प्रश्न असा आहे की काल काही राज्यांच्या तुम्ही आता हे आमचं डायल्यूट करू नका। नाही तो गेला आहे तो तर निकाल लागलेला आहे। खरं तर काँग्रेसला यश मिळेल असं काँग्रेसचे नेते दावा करत होते। कसं बघते निकालाचं, कसं विश्लेषण करावं? मला वाटतं अजूनही विश्लेषण करायला त्याला असणारा वेळ आहे। BJPचा विजय झाला एवढं निश्चितपणे आहे त्या ह्याच्यामध्ये, पण त्यांचा विजय का झाला आणि कसा झाला याचे मला वाटतं अजून असणारं बारकावे आल्यानंतरच आपल्याला त्याच्यावरती करता येईल। का आता ओव्हरऑल जे काही असणारं म्हणतं आहे की अखिलेशबरोबर ज्या पद्धतीने असणारं काँग्रेस वागली, त्यांनी असणारं इतर पण आम्ही त्या ठिकाणी असणारं लढलो नाही असं नाही, 5-6 सीटाकर जस्ट प्रेझेन्स दाखवायला, या सगळ्यांना घेऊन काय परिणाम झाला असता हे जर रिॲक्ट करायचं असेल तर मला वाटतं निकाल आपल्याकडे थोडंसं बारकाईने बघणं हे महत्त्वाचं आहे। अजून पूर्ण माहिती इलेक्शन कमिशननी त्यांच्या वेबसाईटवरती टाकलेली नाही, ते आठवड्याभरात टाकतील, मग आपल्याला एक्झॅक्ट रिॲक्शन देता येईल। पण एक असं म्हणता येईल की या इलेक्शनच्या रिझल्टवरनं की BJPचा डाऊनफॉल होतोय असं जे काही नॅरेटिव्ह येत होतं ते वस्तुस्थितीला धरून नाही असं फक्त म्हणता येईल। पण या दुसरं असं आहे का काँग्रेसची बार्गेनिंग पॉवर जी आहे ती इंडियामध्ये कमी झाली असं म्हणायचं? ते आता एक लक्षात घ्या की काँग्रेसचं जे पॉलिटिकल सेटलमेंट जे होतं ते लालू प्रसाद बरोबर आणि नितीश कुमार बरोबर, ममता बॅनर्जी आणि ह्या सगळ्यांबरोबर त्यांचं असताना व्हायचं होतं, शिल्लक व्हायचं होतं। त्याच्यामुळे असं बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली, अमुक झाली असं काही म्हणता येणार नाही। तुम्ही आता इंडियात किंवा काँग्रेससोबत जायला इच्छुक आहात का? सगळं वातावरण इंडिया आघाडीत प्रवेशाबद्दल ते आम्ही तर अगोदरही म्हणालो होतो, आताही म्हणतोय, पण आम्हाला कोण घेणार नाही हेही आम्हाला कळते, पण तरी आम्ही म्हणत आहोत की आम्ही जायला तयार आहोत। कुठल्या मुद्द्यावरून घ्यायला तयार आहे? काय वाटतं? आता त्यांनी सांगितलं पाहिजे आम्हाला काय घेत नाही आहेत। म्हणजे मी असं मगाशी म्हणालो की 2 भटजी होते, आता ते 2 भटजी तयार झाल्यानंतर असं पुन्हा होत नाही असं दिसते। सर, ईव्हीएमला दोष दिला जातो। सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन बॅलेट पेपरचा आग्रह करावा। बॅलेट पेपर निवडणुका नाही झाल्या तर निवडणूक लढवून याची तुम्ही पूर्वीकाली भूमिका मांडली लोकशाही मराठीवर, काय सांगाल एकंदरीत? माझी ती भूमिका आहेच। मी आत्ताही असणारं तेच पिटिशन आर्ग्यू करून आपल्यासमोर प्रेस कॉन्फरन्स करतोय। लोकांच्या मनामध्ये आणि राजकीय पक्षांच्या मनामध्ये जी शंका आहे का कायद्यामध्ये तुम्ही EVM वापरा किंवा बॅलेट वापरा असं दोन्ही सोयी आहेत। असंच नाही की तुम्ही असं हे करावं त्या ह्याच्यामध्ये। मी काही गोष्टी इथे बोलू शकत नाही कारण का मला माहिती आहे की मी ते इलेक्शन पिटिशन लढत असताना काय फेस करतो याची मला कल्पना आहे। पण मी काल जे म्हणालो की सर्व विरोधी पक्षाने, आणि हे मी आज नाही म्हणत आहे, 2004 मध्ये मी ज्यावेळेस पडलो त्यावेळेस माझं स्टेटमेंट होतं, सगळ्या पत्रकारांनी सगळ्यांनी माझं हास्य केलं
की मला लोकांनी पाडलं नाही, मला EVMनी पाडलं. दुर्दैव आहे, मी असं म्हणेन की इथले सगळे जेवढे इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर्स आहेत, तज्ज्ञ आहेत, यांनी जी मांडणी केली पाहिजे ती मांडणी ती करत नाही. आणि हे माझ्या दृष्टीने जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की या देशामधली सगळ्यात मोठी कॅज्युअलिटी काही असेल तर ती इंटेलेक्च्युअल ऑनेस्टी ही कॅज्युअलिटी आहे. त्याच्यामुळे माझं असणारं ह्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर्सना अपील राहणार आहे की तुम्ही EVM बद्दल तुमचं मत मांडा. चांगलं आहे, वाईट आहे, आम्ही असं काही इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला जे लिहितात येतात त्याच्यावरती आमचं ओपिनियन आम्ही करतो. पण खऱ्या अर्थाने इथला जो इलेक्ट्रॉनिक कोणी काय म्हटलं ह्याच्याशी मला घेणं नाही. मी मागच्या ऑगस्टमध्येच म्हणालो होतो की एकनाथ शिंदे 2024 पर्यंत मुख्यमंत्री राहतील. हा प्रश्न तुम्ही मला 2024ला विचारा की एकनाथ शिंदे होते की नव्हते. सर हिंदी में बताइए कि जो चुनाव हुए, चुनाव में कहाँ कमी रह गई ऐसा आपको लगता है? क्या कांग्रेस ने इंडिया अलायंस को अगर साथ लिया होता तो परिणाम कुछ थोड़े से प्रभावित होते, अलग होते? देखिए, एक बात यह है कि रिजल्ट आ चुका है, बीजेपी जीत चुकी है. इस हकीकत को हम लोग ने अब स्वीकारना चाहिए. एनालिसिस करने की बात है कि अगर इकट्ठा लड़ते तो क्या होता, अलग अलग लड़ते तो क्या होता. ये मेरे ख्याल से जब तक इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे आंकड़े नहीं बताते, कि जैसे मैंने ढूंढने की कोशिश की कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है करके जो बताया गया, लेकिन मैं पिछले इलेक्शन से देख रहा था कि महिला वोटिंग और इस वक्त की महिला वोटिंग का जो फिगर है वो अभी तक इलेक्शन साइट पे नहीं है. ये तो सिर्फ नैरेटिव्स आ रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ. इसलिए सही एनालिसिस मेरे ख्याल से जब इलेक्शन कमीशन पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पे देगा तब मेरे ख्याल से होगी, ऐसा मैं मानता हूँ. मल्लिकार्जुन खड़गे और उसी को लेके मैंने कहा था कि EVM सही या गलत इसकी चर्चा हमेशा होती रही है. ये सही या गलत है, इसको कहीं ना कहीं तो भी चेक करना जरूरी है. हालात में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने EVM के खिलाफ अभी एक निर्णय दे दिया है. यूनाइटेड नेशंस में भी इस निर्णय के खिलाफ जो है वहाँ के स्टेट्स ने डिसीजंस दे चुके हैं. इंग्लैंड ने भी इसको शुरुआत की थी लेकिन वहाँ भी बंद हो चुका है. वही फ्रांस की हालत है. अब इतने बड़े देश जिनके पास अपने से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो डाउट कर रहे हैं तो आम लोगों का डाउट भी होता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. और इसलिए उसी को देखते हुए मैंने कल बयान दिया कि इस चार्ज को कहीं ना कहीं तो भी ख़त्म कर दो. और इस चार्ज को कहीं ना कहीं तो भी ख़त्म करना है तो आप बैलेट पे करिए, क्योंकि कानूनी तौर से बैलेट भी हो सकता है, EVM पे भी हो सकता है. अगर तुम जिसका EVM पे विश्वास नहीं है वो सीधा ये कहे कि हम लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करेंगे, मतलब इसलिए मैंने कहा कि ये हिम्मत दिखाना ज़रूरी है राजनीतिक दलों को कि ये जो EVM के बारे में गलत सलत चर्चा है इसको कहीं ना कहीं तो भी रोकना चाहिए. और रोकने का एक ही रास्ता मैं देखता हूँ कि बैलेट के ऊपर से जो रिज़ल्ट आएंगे वो EVM के रिज़ल्ट से कंपेयर किया जाएगा. अगर वो सही है तो EVM सही है, अगर वो रिज़ल्ट बैलेट के रिज़ल्ट अलग आए तो EVM गलत थी, ये उसका नतीजा होगा. तो राजनीतिक दलों ने हिम्मत दिखानी चाहिए, इतना मैं कह रहा हूँ. नहीं, सिर्फ EVM बंद होना चाहिए, सिर्फ बैलेट चाहिए कि EVM के साथ बैलेट भी होना चाहिए साहब? अच्छा, पेपर ट्रेल है.
कि कितने काउंट होना चाहिए, कितने नहीं काउंट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे दूं तो कर्नाटक में पिछली असेंबली, अभी के नहीं, पिछली असेंबली के इलेक्शन में वोट की गिनती हुई ईवीएम के माध्यम से। मैं दुर्भाग्य कहूंगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से वहां के सभी बैलेट गिने जाएंगे करके ऑर्डर हुई, एक ही था, और रिजल्ट ये आया कि ईवीएम ने जिसको जिताया था वो एक्चुअली में हार चुका था, और बैलेट पे जिसको जिताया था उसको हरा दिया था। कोर्ट पे मामला गया और कोर्ट ने कहा कि बैलेट पर जो है वो सही है। अब ये उदाहरण है, नहीं ऐसे नहीं है। अब इस उदाहरण को देखते हुए राजनीतिक दलों में कानाफूसी होगी। कांग्रेस इस विषय पे भूमिका लेगा नहीं, क्योंकि मैं ही पहले था कि 2004 में मुझे जब मैं गिर गया तो मैंने कहा था कि मुझे लोगों ने नहीं गिराया, मुझे ईवीएम नहीं गिराया। उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, इसलिए मैं कांग्रेस की मजबूरी समझ सकता हूं कि वो इस पे भूमिका नहीं लेगी। सर, आपको क्या लगता है कि ईवीएम में टेम्परिंग की जाती है या फिर इस तरह से कोई? मैंने कहा था कि ये क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो है सॉफ्टवेयर के और हार्डवेयर के, वो पता है इसमें। सर एक नहीं, प्रश्न, आपको लगता है कि जो राज्यों के जो अभी चुनाव हुए या जो भी चुनाव होते हैं उसमें अगर मेरी पिटीशन डिसमिस्ड हुई, मान लीजिए कि जिसको तैयारी चल रही है, फिर मैं इसका तथ्य बाहर निकालूंगा, नहीं तो कोर्ट के सामने रखूंगा सब तथ्य। ये बीजेपी का कल ये कहना था कि अगर बीजेपी कहीं जीतती है एक राज्य में या दो राज्य में कहीं भी, तो फिर ईवीएम जो है ऑपोजिशन जो ईवीएम का बहाना बनाते हैं। सवाल ऐसा है कि जहां मुझे जिताना वहां मैं जिता देता हूं, जहां मुझे जितना नहीं है वहां पर मैं उसको नहीं करता हूं, तो ये कहना गलत है। मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जवाब देना चाहिए कि कर्नाटक जो 2012 के इलेक्शन में हुआ, ईवीएम के काउंटिंग में एक कैंडिडेट जिन के आया, बैलेट के काउंटिंग पे दूसरा चुन के आया। कोर्ट ने ये कहा कि जो बैलेट पे चुन के आया है वो आमदार होगा, जो ईवीएम में आया है वो नहीं होगा। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से अभी ये चुनाव नतीजा है, बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया था, एक तरह का बातें कही जा रही थी, क्या बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया ऐसा आपको लगता है अभी चुनाव के बाद? इस चुनाव में तो आप जो कह रहे हैं उसके विपरीत दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं, ऐसी बातें थी मीडिया में चर्चित, अपोजिशन भी बोल रहा था कि अब बीजेपी चली जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी है, लोकसभा के चुनाव परिणाम भी अलग हो सकते हैं। मैंने वही कहा ना कि इसको टेस्ट करना है तो बैलेट पे आइए। सर, एक प्रश्न असा होता की देशात आता काँग्रेसने म्हणजे अनेक राज्यात आता हार झाली, महाराष्ट्रात यानंतर आता फूट पडताना पाहायला मिळेल अशा चर्चा आहेत। काय वाटतं काँग्रेसमध्ये फूट पडेल का एका काळात? त्याच्या अगोदरही फूट पडलेली आहे, त्याच्यामध्ये नवीन काही आहे? एनसीपी मध्ये फूट पडली, शिवसेनेमध्ये फूट पडली, आता बीजेपी मध्ये फूट पडेल, उद्या आमच्यामध्ये सुद्धा फूट पडेल। काय त्याच्यामध्ये? त्याच्यामुळे आता फक्त एवढंच आहे की आमच्याकडे आमदार नाही आणि खासदार नाही, त्याच्यामुळे कार्यकर्ते पळवण्याचा प्रकार होईल एवढंच फक्त आम्हाला दिसते। सर काँग्रेसमध्ये आमदारांचा एक गट भाजपात जाईल असं ऐसी कांग्रेस के नेताओं ने बोला था, नाना पटोले जी ने भी बोला था कि बाला साहब आपकी चर्चा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चल रही है, क्या चर्चा आगे बढ़ेगी? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है, ना किसी ने हमको फ़ोन किया, ना किसी ने ये किया। हम लोग ने जो रैली की उस रैली में हम लोग ने राहुल गांधी को न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने असमर्थ बताया था इलेक्शन के प्रचार के माध्यम से। उसके बाद में हम लोग की कोई चर्चा नहीं है। चर्चा आगे बढ़ेगी क्योंकि इंडिया अलायंस अब ऐसा कि अभी तो बाहर निकले, अभी ये दुख से तो बाहर निकलने तो कम से कम। नहीं, आप जाएंगे, क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में आप शामिल होंगे या उनको जरूरत है आपकी? पता नहीं, वो जवाब वो ही देंगे, मैं नहीं दे सकता। सर काँग्रेसमधल्या काही आमदारांचा गट भाजपमध्ये प्रवेश करेल या निकालानंतर असं म्हटलं जातं। असेल, शक्यता आहे।
सर क्या कांग्रेस में आपको आने वाले दिनों में फूट नजर आएगी जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं कांग्रेस के? महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के गठ जो है फूट की कगार पर ऐसी लगातार अटकलें हैं, चर्चा है। देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, उनकी कैपेसिटी का कोई अंत नहीं है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि अब सत्ता में जाना है। अब ऐसा है कि सत्ता में जाना है तो चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि बीजेपी के कुछ नेताओं से बातचीत चल रही थी, तो बीजेपी के नेताओं से मैंने कहा तुम कितने लोगों को लोगे? मैंने कहा 200 तो अभी हो गए हैं, तो आपके कैंडिडेट क्या करेंगे? बीजेपी में जो उतावले हैं आमदार खासदार होने में, मैंने कहा उनका क्या करोगे आप? तो इसका जवाब बीजेपी को देंगे, तब जाके इनको लेंगे, और क्या है। सर नारायण राणेंनी तुमच्यावर आरोप केले होते का तुम्ही भडकाऊ भाषण करता, भडकाऊ वक्तव्य जाऊ दे, करता, चला त्यामुळे- जाऊ दे, नारायण राणे आपले गरीब बिचारे सोडून देतात ना. सर आज संजय राऊतांनी एक महत्वाचं वाक्य भाष्य केलेलं आहे, कालिया तेरा क्या होगा, असं त्यांनी ह्या 40 जणांनी मुख्यमंत्र्यांना संबोधलंय. कसं होत आहे? काही वेळेस राजकारणामध्ये शिकावं लागतं. तेव्हा माझ्या अंदाजानं अजून संजय जे आहेत, संजय राऊत जे आहेत, ते शिकतात आहेत असंच मी म्हणेन. चलो, थँक्यू सगळेजण. थँक्यू सर.